चलो वेलकम। देखो, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या लिया था वो बता देते एक बार शॉर्ट में। ये होमवर्क है, ये आप लोगों को लिख के भेजना है। ये चैप्टर में अभी तक होमवर्क नहीं दिया है, तो ये होमवर्क है और अभी तक खाली बेसिक ही हुआ है। देखो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तुम बोलेगे सर कैसे बार बार इंपॉर्टेंट हो रहे? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 11th में भी है, 12th में भी है, ध्यान से करना, ठीक है। देखो, इसके पहले तो अपने कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज हुआ था कूलम्स लॉ के पहले। अगर आप चाहें तो कुछ शॉर्ट में वो भी लिख के भेज सकते हैं। मेन तो यहीं से लेंगे अभी। सबसे पहले आप ये लिख सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। दो टाइप से आप चार्ज जनरेट कर सकते हैं बेसिकली, एक था फ्रिक्शन और एक था इंडक्शन। चार्ज कैन ओनली ऑल्सो बी डेवलप्ड बाय टचिंग द टू बॉडीज। वो भी बताया था कि आप एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी के साथ टच करेंगे तो भी चार्ज डेवलप होता, ठीक है। तो एक था फ्रिक्शन, एक था इंडक्शन, और एक था व्हेन द चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी आर ब्रॉट इन कांटेक्ट, ठीक है। उसके बाद अपन ने लिया था कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, हो गया। उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि एनी चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और अपन ने उसमें लिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो एक काम करो, यहां से शुरू करना। पहले लिखना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फिर लिखना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। आप चाहे तो फ्रिक्शन वगैरह का लिख सकते हैं, वो याद रखना है, फ्रिक्शन एंड इंडक्शन। फिर भी चलो एक बार देख लेना, ठीक है। नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा याद रखना कि चार्ज फ्रिक्शन से कैसे डेवलप होते हैं और चार्ज इंडक्शन से कैसे डेवलप होते हैं। ये लिख के भेजना है यहां से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एनी चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये समझाया था। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इधर आते मेन, सबसे मेन यहां से शुरू होगा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, उसका स्टेटमेंट लिखो पहले। एवरी चार्ज, दो चार्ज के बीच में फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to square of the distance between them. उसमें लिखना उसका स्केलर फॉर्म और बाद में लिखना वेक्टर फॉर्म, दोनों के फॉर्मूले विद डायग्राम। फिर फॉर्मूला लिखने मीडियम का अलग से बताया था। उसके बाद अपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यूज लिखे थे और उसका फॉर्मूला भी लिखा था। वैल्यूज याद होंगी, K is equals to 1 for air, K is equals to infinity for metals, and K greater than 1 for any other material other than air and metals। इन दोनों को छोड़ो तो नॉन मेटल्स बचे, वो वैल्यूज, ठीक है। ये समझ में आया। पहले कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट, फिर स्केलर फॉर्म, फिर वेक्टर फॉर्म, फिर फॉर्मूला दूसरे मीडियम में भी बताया था, अपॉन में किया था, फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का फॉर्मूला और उसकी डेफिनेशन, वैल्यूज भी लिखना उसकी। फिर अपन ने लिया है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसका स्टेटमेंट और उसका फॉर्मूला डायग्राम के साथ। इतना आप लोगों को होमवर्क में कंप्लीट करके भेजना है, नोट डाउन करो, फिर चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टार्टिंग में देखो, ये सिर्फ एक बार लगे तो वापस वीडियो में देख लेना कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है फ्रिक्शन से और इंडक्शन से। और याद रखो, व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद अनचार्ज बॉडी, ठीक है। तो ये तीसरी मेथड नहीं लिखे, पर दो मेथड इंपॉर्टेंट है। याद रखना, मेटल कैन नॉट बी चार्ज बाय फ्रिक्शन, ये भी बताया था। फिर उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये अगर आपको लिख के भेजना है तो आप भेज सकते हैं, पर यहां से आपको पूरा भेजना है यहां। तो ये और फिर ये और फिर ये सेकंड पॉइंट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, नोट डाउन। याद रखना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, वो सब इसके पहले वाले पार्ट में हुआ। नोट्स बनाते जाओ, टेक्स्ट बुक में से पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले मेरा पूरा चैप्टर हो जाने दो, बाद में नोट्स रेफर करो, ठीक है। ये पॉइंट्स नोट डाउन करो। ये होमवर्क तो कंफर्म भेजना ही है आप लोगों को। कूलम्स लॉ, उसका स्टेटमेंट, फॉर्मूला, और कौन सा स्केलर फॉर्म में, फिर वेक्टर फॉर्म में, फिर फॉर्मूला इन मीडियम, फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों को डिवाइड करके ये निकाला। और ये भी बताया है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन, यूनिट डायमेंशन तो है ही नहीं उसके,
k इज इक्वल्स टू 1 इंफिनिटी एंड k ग्रेटर देन 1, ये सब वैल्यूज। उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट और उसका फॉर्मूला, ये सब आप लोगों को होमवर्क भी करके भेजिए। इसके आगे कंटिन्यू करके देखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितना हुआ है पहले रिवाइज करो। देखो आगे अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। होमवर्क जो बताया है वो डेफिनेटली भेजना है, सामने वाला पार्ट नहीं भेजेंगे तो चलेगा, पर कूलम्स लॉ से आप लोगों को भेजना है, ठीक है ना। ध्यान देना, अब हम लेने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। देखो फिर से बोल रहा, फिजिक्स को फील करना पड़ेगा, लर्न करेंगे तो बहुत वास्ट है, इतने सारे फॉर्मूले हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट है कि दिमाग की मेमोरी ओवरलोड हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही अपनी स्टोरेज कैपेसिटी कम है, और इतना सारा ठूसने की कोशिश करेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे, रट्टा मारने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा, रेक्टिफिकेशन नहीं चलेगा। समझ में आया? समझ के करो, जितना ज्यादा आप समझ के करेंगे उतना लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा, ठीक है। तो अब अपने को लेना है टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पे जाने से पहले इसको छोड़ दो, एक बार भूल जाओ। वैसे भी तुम लोग 5 मिनट में सब भूल ही जाते हैं, गजनी हुआ है सब लोगों का, पर ठीक है, इसको एक बार भूल जाओ। ये चैप्टर याद होगा, इसके पहले ही हुआ है। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन चैप्टर हुआ है अपना, ठीक है। इसको एक बार के लिए डब्बे में डाल देते, दिमाग से भूल जाओ इसको, इस पे फोकस करो, ग्रेविटेशन पे। सपोज ये है अर्थ, ऑब्जेक्ट यहां पे है जिसका मास है स्मॉल m, अर्थ का मास कैपिटल M, और सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस है कैपिटल R। अब इस बॉडी पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, या वो बॉडी अर्थ पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है, इक्वल एंड अपोजिट है, वो तो पता ही है। तो अपन वो फॉर्मूला लिखते हैं वेट का, mg, याद है ना, mg। तो m की जगह, सॉरी w की जगह अभी फिलहाल अपन f भी लिख सकते हैं। वेट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फोर्स लिख दिया, चलो फोर्स लिख दिया। मास इनटू एक्सीलरेशन वही है mg, g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही है फोर्स इज इक्वल्स टू, गाड़ी में इतना आवाज, ठीक है। चलो यहाँ पे है अपन सरफेस पे, ये अर्थ का सेंटर, उससे डिस्टेंस r है अपना, कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपने बॉडी पे कितना है, उसको अपन बोलते हैं वेट, w से भी डिनोट कर सकते हैं, f से भी डिनोट कर सकते हैं। सो mg, मास इनटू एक्सीलरेशन, वही लिखा है, ठीक है। तो g की वैल्यू आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे ये पेन यहां से रिलीज किया, ये नीचे जा रहा है, अब नीचे जा रहा है तो उसकी स्पीड क्या होती जा रही है, इंक्रीज, मतलब एक्सीलरेटेड मोशन है, एक्सीलरेशन है, तो ये एक्सीलरेशन ही है। बट आगे ये लाइन क्यों जोड़ा, क्योंकि वो एक्सीलरेशन है ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसलिए नाम दे दिया खाली कि एक्सीलरेशन है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, बस, ठीक है। देखो अब ये फॉर्मूला समझ में आएगा, देखो g is equals to f upon m, ये m upon में कर दिया आपने, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। g की वैल्यू अर्थ पे कितनी है अपने को पता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या होगा समझना, अगर मैं मास ले लूं सपोज 1 kg, ये ऑब्जेक्ट का मास कितना लिया अपन ने, 1 kg, यहां पे 1 वैल्यू डाल दो, सो f, ये तो 1 हो गया, अपॉन 1 इज इक्वल्स टू g, तो 1 अपॉन वाला हटा देते, यानी फोर्स का आंसर कितना आया, 9.8 न्यूटन। तो आप g की वैल्यू को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ 1 kg का ऑब्जेक्ट रखा है तो उस पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन याद रखो, ये समझ में आया नहीं। यहाँ पे m की वैल्यू अपन डाल देंगे 1 kg, तो f इज इक्वल्स टू क्या बचा है, g, यानी 9.8। तो अपन ये बोल सकते हैं कि अगर आपने यहाँ 1 kg
मास रखा है तो उस पे कितना फोर्स एक्ट होगा, 9.8 न्यूटन। समझ में आया? तो इसका दूसरा नाम है, याद रखना, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। देखो जो डब्बे में रखा है उसको इसके साथ मैच करो, नाम के साथ, फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड, इसमें भी आगे जोड़ सकेंगे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बाद में लेंगे, पर अभी फिलहाल याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मैच हो रहा। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो ये समझने में मुश्किल नहीं जाएगा। ग्रेविटेशन हुआ है, फॉर्मूला भी अपने को पता है। फिर से सुनो, जी की वैल्यू को अगर समझाना है तो क्या समझाएंगे कि अगर आप सरफेस पे 1 kg ऑब्जेक्ट रखे तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे कितना है, 9.8, दैट इज द वैल्यू ऑफ जी। आप ऐसा भी बोल सकते हो उसका दूसरा नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इन शॉर्ट उसको अपन डिफाइन भी कर सकते हैं। इट इज द फोर्स, जी इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास। इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास। देखो समझाएगा मेरी क्लास के होशियार बच्चों, फॉर्मूला ये है, इसमें मास डाला है 1 kg तो F इज इक्वल टू बचा G, G की वैल्यू डाल दी है 9.8 तो फोर्स उतना ही है। तो याद रखना G की वैल्यू निकाल रहे हैं सरफेस पे, इसका मतलब अपन क्या निकाल रहे हैं कि वहां अगर आपने यूनिट मास रखा, यूनिट मास मतलब 1 kg, तो उस पे कितना फोर्स एक्ट होगा। अब किसी ने बोला 10 kg के लिए, अरे है ना G की वैल्यू इनटू 10 कर दो, 20 kg के लिए इनटू 20 कर दो, तो ये है वो G। ठीक है, हाँ जी, समझ में आएगा? ध्यान दो। देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेशन सुनना, इसकी भी वैसे ही लिखेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास। यूनिट मास जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको बोल रहे हैं जी। देख लो एक बार समझो, उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की मतलब होती स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ समझाता आगे कैसे लेते हैं। तो एक बार ये हेडिंग हटा देता, जी की वैल्यू हटा देता। देखो इधर देखो, मान लो सपोज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी रखने देते, सपोज अपन हाइट पे चले गए, यानी अर्थ से दूर चले गए, दूर गए तो जी की वैल्यू इंक्रीज होंगी या डिक्रीज? बताओ इंक्रीज होंगी या डिक्रीज, सोचो। ठीक है, जिन्होंने आज से डिक्रीज दिया है वो करेक्ट है। ठीक है, कि आप जैसे दूर जाएंगे जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। जी की वैल्यू हाइट पे यहाँ पे समझो है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ 9.8 थी, यहाँ 8 हो गई, कम हो गई। थोड़ा और हाइट पे जाएंगे और कम होंगी, 7, 6, 5 एंड सो ऑन, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाएंगे तो जीरो भी हो जाएंगे जी की वैल्यू। अब मैं पूछूं कि ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी की वैल्यू यहाँ क्या बता रहे, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि अगर वहां आप 1 kg का ऑब्जेक्ट रखेंगे वही, तो उस पर कितना फोर्स एक्ट होगा, 8 न्यूटन। समझ में आया? तो अब यही फॉर्मूला अगर यहाँ के लिए लगाए तो H करना पड़ेगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 न्यूटन। इन शॉर्ट जी की वैल्यू आप जहां पे भी लिख रहे हैं, आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास। फिर किसी ने बोला 10 kg के लिए बताओ तो इंटू 10 कर देंगे, फिर किसी ने बोला 20 kg के लिए बताओ तो इंटू 20 कर देंगे इसको, पर अभी फिलहाल 1 kg के लिए बता रहा हूं। समझ में आया? और आप इसमें कंपैरिजन करो यहाँ पे और यहाँ पे, क्या लगता है कहां पे अर्थ की फोर्स की स्ट्रेंथ इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है? डेफिनेटली यहाँ पे, क्योंकि यहाँ फोर्स ज्यादा है, यहाँ फोर्स कम हो जाएंगे। यूनिट मास पे यहाँ पे फोर्स कितना है, 9.8 न्यूटन। यूनिट मास पे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन, सॉरी 8 न्यूटन। ठीक है, देखो हाइट के लिए भी लिख लेते, फोर्स एंड हाइट h mgh, मास है 1, वहां पे gh की वैल्यू 8, तो आंसर कितना है, 8 न्यूटन। कंपेयर करो इन दोनों, तो आप अर्थ की इंटेंसिटी, आप अर्थ की स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे यहां पढ़ने वाले बात में इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही ये ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी अर्थ की फील्ड उसके अराउंड, अर्थ की फील्ड, अर्थ जहां तक अपना फोर्स एक्सर्ट करेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स। अब उसकी इंटेंसिटी कहां ज्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ कहां ज्यादा है, सरफेस पे। दूर गए, देखो स्ट्रेंथ कम हो गई, तो आप जी की वैल्यू से उसकी स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं।
समझ में आया? अब इसीलिए उसको बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी। की मतलब है ना, ये तो मैं समझा रहा था। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यानी ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी पता कर रहे हैं, स्ट्रेंथ पता कर रहे हैं। तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ यहां ज्यादा है, स्ट्रेंथ यहां कम होगी। ठीक है, तो अर्थ के लिए दो अलग अलग जगह पे आप स्ट्रेंथ उसकी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से आप अर्थ की इंटेंसिटी किसी और के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। एग्जांपल बताओ, ये समझ में आया होगा तो हटा दें। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम लोग बात करेंगे, इसको हटा देते हैं। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड ही समझेंगे पहले, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे जाएंगे, पर सेम कॉन्सेप्ट है। ये तो था, समझो अपन अर्थ पे। अब चलते हैं मून पे। देखा हर जगह घुमाना कर, तो ये है मून। वही 1 kg का ऑब्जेक्ट यहां रख दो, ये यहां रख दिया। मून पे g की वैल्यू 1.61 है सरफेस पे। तो याद रखो अपनी जितनी वैल्यू है सरफेस पे, अपनी सरफेस पे वैल्यू लिखना नहीं है, यहां लिख देते 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी है? 9.8। वहां है 1.61। जस्ट रफली याद रखना, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। या इतना याद रखो कि अर्थ में जितनी वैल्यू है जी की, उससे वो कितनी है? 1/6। यानी इसको 6 से डिवाइड करो, अप्रोक्सीमेटली ये आंसर मिल जाएगा। नहीं याद रहता ये नंबर तो ऐसे याद रखो 9.8 डिवाइडेड बाय 6 करके अप्रोक्सीमेट आंसर लिख लो। अब जी की वैल्यू मून के लिए, ये उसकी रेडियस मून की, ये मून का मास m लिख रहे हैं सब जगह। ठीक है, मून। नाउ ध्यान देना, अब अगर यहां कोई बोले कि ये g की वैल्यू 1.61 है, तो ये क्या बता रहा? सोचो, अभी बताया कि इट इंडिकेट्स द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास। अगर आपने यूनिट मास रखा है तो उस पे कितना फोर्स ऐड होगा लिख लेते हैं। फोर्स मून पे, मास तो 1 kg है, तो बता देंगे g की वैल्यू मून पे ये, तो मास कितने kg है? 1। g की वैल्यू कितनी है? 1.61। तो इट इज 1.61 न्यूटन। एक मिनट देखो, चलो आगे देखते हैं। इधर देखो फिर से, पहले अपन ने क्या किया? अर्थ के लिए ही दो अलग अलग जगह पे उसकी स्ट्रेंथ यानी उसकी इंटेंसिटी अपन ने कंपेयर किया। अब अपन अर्थ की इंटेंसिटी मून के साथ कंपेयर कर रहे हैं, यानी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए भी कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू 9.8 है, मतलब वहां अगर यूनिट मास रखा तो उस पे फोर्स कितना एक्ट होगा? 9.8 न्यूटन। और यहाँ पे जी की वैल्यू है 1.61, तो यहाँ कितना होगा? फोर्स एक्ट 1.61। बताओ अब स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? डेफिनेटली अर्थ की स्ट्रेंथ ज्यादा है। अर्थ ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल है, ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। इसीलिए ये याद रखना, इसीलिए मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है। वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि गैस के मॉलिक्यूल को भी बाउंड करके रख सके। नहीं तो अभी तक तो वहां रहने चले गए होते, तुमको मून से तुम्हारा क्लास लेना पड़ता, या यहाँ से तुम लोगों का मून पे क्लास लेना पड़ता। पर ठीक है, तो मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है। क्यों नहीं है? उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी। अपने अर्थ से जी की वैल्यू वहां कितनी है? 1.6। यानी मान लो सपोज अब 1 kg की जगह यहां 60 kg रख दो, तो फोर्स कितना हो जाएगा? जी की वैल्यू 10 लेंगे तो 600 न्यूटन। तो मास उतना ही रहता, मास चेंज नहीं होता, पर यहाँ पे उससे 1/6 आंसर आएगा, मतलब वहां 600 न्यूटन है तो यहाँ कितना आएगा? 100 न्यूटन। अपने को वहां हल्का फील होगा, वेट कम करना है, यहाँ से मून पे चले जाओ, हल्का फील होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा कि चलो अपना वेट कम हो गया, वापस आ जाएगा। समझ में आया? तो वहां से अपना वेट यहाँ पे कितना फील होगा? 1/6। वेट का लॉजिक समझा है? मास है 60 kg, डॉक्टर ने पूछा वेट कितना है, तो 600 न्यूटन बोलेगा, कम नहीं करना, उसको भी चक्कर आने चाहिए, बाप रे 600, फिर बोला न्यूटन बोला है। 60 kg मास है, वेट और मास सेम नहीं होते, मास स्केलर क्वांटिटी है, वेट फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, पहले बताया मैंने, ये ध्यान रखो। तो ये समझ गए, ठीक है? तो ये अर्थ का कंपैरिजन मून के साथ कर रहे हैं। अर्थ के लिए ही दो अलग अलग जगह पे भी अपन कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को जी को दूसरा नाम दिया है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, यानी इससे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ पता चलेगी
कि कहाँ वीक है कहाँ स्ट्रॉन्ग है, यहाँ स्ट्रॉन्ग है यहाँ वीक है, दूसरे के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ स्ट्रॉन्ग है यहाँ वीक है। इतना समझा है, ये समझना चाहिए अब इजीली। ध्यान रखना, फिजिक्स समझ के करो, फील करना पड़ेगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है? नहीं तो सबसे बेकार सब्जेक्ट फिजिक्स ही है, और अगर अच्छे से किया तो सबसे इजी भी फिजिक्स ही है। समझ के करो, इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, टेस्ट उसके लिए डेवलप करना पड़ेगा। इंटरेस्ट से करो, जरूर समझ में आएगा। और ये लॉजिक देख लो, कोई डाउट है? देखो, नहीं तो फिर इसको मिटा के अब वापस से अपने डब्बे पे आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो अर्थ के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड, मून के अराउंड उसकी फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। तो कौन सी फील्ड यहाँ स्ट्रॉन्ग है यहाँ वीक है, उसी तरह इसको इसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ स्ट्रॉन्ग है यहाँ वीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपको कंपैरिजन करने की जो मौका देंगे कि आप एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं या दो डिस्टेंस पे भी कंपैरिजन कर सकते हैं। उससे ये पता चलेगा कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ स्ट्रॉन्ग है कहाँ वीक है। नोट डाउन करो, आगे चले। ये समझ में आया ना, ग्रेविटेशन हुआ इसलिए उसका एग्जांपल ये है। और दोनों के फील्ड एक जैसे ही है, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करते, दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स है। सिर्फ ये याद रखो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा फोर्स बताया था? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो अब ये थोड़ा दिमाग में बिठाओ, वीडियो पॉज करो, फिर से एक बार वापस से शुरुआत से वीडियो वापस से देख लो, फिर हम लोग आगे इलेक्ट्रिक फील्ड में कंटिन्यू करने वाले हैं। देखो, फिजिक्स में हर चैप्टर का रिलेशन एक दूसरे के साथ डेवलप हो सकता है। कौन से चैप्टर कब काम आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, सब चैप्टर अपने को पता होने चाहिए, और खासकर कॉम्पिटिटिव वालों को तो सब कुछ मालूम होना चाहिए। चलो आगे ले रहे हैं, वीडियो पॉज करो, फिर से एक बार इसके पहले वाला जो ग्रेविटेशन का समझाया है वो समझ लो। ठीक है, अब आते हैं अपने इलेक्ट्रिक फील्ड पे। जैसे अर्थ की उसकी फील्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड, वैसे ये चार्ज है समझो Q। ठीक है, फिर से बताना, याद रखना, ये पूरे चैप्टर में हम पॉइंट चार्जेस ही लेने वाले हैं, क्योंकि आप कूलम्स लॉ, फिर से बता रहा, कूलम्स लॉ का लिमिटेशन है। कूलम्स लॉ आप सिर्फ पॉइंट चार्जेस को अप्लाई कर सकते, एक्सटेंडेड बॉडीज को नहीं। समझाया है मैंने, एक्सटेंडेड बॉडीज को आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, देखो फिर से देखो एक बार, ये पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज, समझो 10 कूलम या ये 5 कूलम जो भी होगा, ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस आ। अगर इसकी जगह एक्सटेंडेड बॉडीज है सपोज, यानी स्फीयर है जिसपे अपन ने पॉइंट चार्जेस डाले और इस पे भी अपन ने पॉइंट चार्ज डाले, तो देखो प्रॉब्लम क्या जाएगा। यहाँ तो सिर्फ दो पॉइंट चार्ज है, उनके बीच में का डिस्टेंस फिक्स है। अब यहाँ इस चार्ज का डिस्टेंस कम है और इस चार्ज का और इस चार्ज का डिस्टेंस ज्यादा है, तो अपन कूलम्स लॉ उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। हाँ, अगर एक्सटेंडेड बॉडीज को अप्लाई करना है, याद रखो लिमिटेशन, कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए। तो अभी 11th में सिर्फ अपन पॉइंट चार्जेस के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं। पॉइंट चार्जेस, अगर बॉडी के ऊपर चार्ज डाले हैं तो आप कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर अप्लाई करना है तो डिस्टेंस होना चाहिए बहुत सारा, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस, इससे भी ज्यादा डिस्टेंस तो आएगा नहीं कैमरा में, इसलिए बहुत ज्यादा बनाना था। अब ये बॉडी और ये बॉडी दूर है सच दैट उनकी रेडियस को आप इस डिस्टेंस के साथ निगलेक्ट कर सकते। फिर से सुनना, कूलम्स लॉ का एक ड्रॉबैक है, मे भी शायद टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर भी याद रखो कि कूलम्स लॉ आप लोग सिर्फ पॉइंट चार्जेस को अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरे चैप्टर में अपन सिर्फ पॉइंट चार्जेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस को अप्लाई कर सकते हैं,
कूलम्स लॉ कैन बी ओनली अप्लाइड फॉर पॉइंट चार्जेस। ऐसे अगर आपने एक्सटेंडेड बॉडीज को लगाया, ये रहने देते, समझो मेरे पीछे छुपा लिया मैंने उसको, यहाँ है समझो वो बॉडी, तो देखना फर्क क्या पड़ेगा, वही, ठीक है। अब ये दोनों का डिस्टेंस कम है और ये दोनों का डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना चार्ज का, इसीलिए फर्क पड़ जाएगा। तो अब डिस्टेंस कौन सा लेंगे, ये लेंगे या ये लेंगे, प्रॉब्लम होगी। इसीलिए एक्सटेंडेड बॉडीज को कूलम लॉ नहीं लगा सकते, यानी ऐसे बॉडीज जिन पे आपने चार्ज डाले हैं या चार्ज बॉडी के लिए आप कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते। हाँ, अगर चार्ज बॉडी के लिए आपको कूलम्स लॉ लगाना है तो उन बॉडी के बीच में का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, सच दैट कि उनकी रेडियस या उनके डायमेंशन को आप निग्लेक्ट कर सकें। हाँ, अब समझ लेंगे, इसको पॉइंट चार्ज इमेजिन करेंगे, एक टोटल ऐड कर लेंगे, इसको भी एक पॉइंट चार्ज इमेजिन करेंगे, टोटल कर लेंगे, और अब डिस्टेंस r लेके आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो समझ रहे हैं, टेक्स्ट बुक में नहीं है पर फिर भी याद रखना। ड्रॉबैक है कूलम्स लॉ का, कूलम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस, यानी आप सिर्फ पॉइंट चार्जेस को अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ पॉइंट चार्जेस को अप्लाई कर सकते हैं, बॉडीज को अप्लाई नहीं कर सकते, चार्ज बॉडीज को अप्लाई नहीं कर सकते अगर उनके बीच में का डिस्टेंस कम है। प्रॉब्लम समझ में आई ना, हर चार्ज का डिस्टेंस बदल जाएगा। हाँ, अगर बॉडीज को अप्लाई भी करना है तो डिस्टेंस रखो बहुत लार्ज, सच दैट इसको एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सके, इसको एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सके, उनके डायमेंशन को निग्लेक्ट करो और अब ये डिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, इसलिए पूरे चैप्टर में पॉइंट चार्जेस ही लेंगे, चार्ज बॉडीज भी लेंगे पर वो 12th स्टैंडर्ड में लेंगे। बेटा ये चैप्टर ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से करो। चलो अब वापस आते हैं इधर। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट P कंसीडर करेंगे, इस चार्ज से यहाँ लग के रखेंगे, जैसे ग्रेविटेशन में बोल रहे थे यूनिट मास, अब वहां मास था, यहाँ चार्ज है, तो ये Q0 को बोलेंगे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट मास की जगह यूनिट चार्ज, और उसको पॉजिटिव लेना है, ध्यान रखो, क्योंकि मास में तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं रहता, ठीक है। तो इसमें है तो यूनिट चार्ज लेंगे, वही है यूनिट मास की जगह यूनिट चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज, मगर वो पॉजिटिव होना चाहिए, और टेस्ट कर रहे हैं उसकी फील्ड को, इसीलिए उसका नाम बन गया यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब उसको यहां लाके रखो, ये उस पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, और एक पॉइंट यहां ले लो Q, जैसे अर्थ से जितना दूर जा रहे थे ग्रेविटेशनल फील्ड कम हो रही थी, इंटेंसिटी G की वैल्यू कम हो रही थी, उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड आप जितना दूर जाएंगे, इस चार्ज की एक फील्ड है, जैसे मैग्नेट समझो, मैग्नेट अपन ने बचपन में लिया है, खेले भी होंगे, अगर आयरन का ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, बट आयरन का ऑब्जेक्ट यहां लाके रखेंगे तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, इसका मतलब वो उसकी फील्ड में आ गया, उसकी मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। उसी तरह अगर कोई दूसरा चार्ज इसकी फील्ड में आया तो वो उस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। आप जितना दूर रखेंगे उस चार्ज को जिसको टेस्ट करने के लिए ला रहे हैं, तो उतना उसकी फील्ड कम होती जाएगी, और जितना सामने लाएंगे डेफिनेटली फील्ड ज्यादा यानी फोर्स ज्यादा एक्ट होगा। देखो समझ में आया? तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बता था, फिर इंटेंसिटी वापस लेंगे। देखो तो एक इमेजिनरी स्फीयर बना लो इसके रहो, ठीक है, चलो इसको जाने दो इसके अंदर से, ठीक है। ये है चार्ज, सपोज ये है चार्ज आपका, अब दूसरा चार्ज इधर से लाओ या इधर से लाओ या इधर से लाओ या यहां से लाओ या यहां से लाओ, कहीं से भी लाओ, एक स्फीयर इमेजिन करो इस चार्ज के अराउंड, चार्ज सेंटर में उसकी फील्ड है ये, यहां तक उसका फोर्स चलेगा, यानी अगर इस चार्ज के इसके अंदर आप दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो ही वो उस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे मैग्नेट का बताया, बहुत दूर है फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, हाँ उसकी फील्ड के अंदर आए तो फोर्स एक्सर्ट करेगा। उसी तरह आप इस चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर इसकी फील्ड के अंदर लाए तो फोर्स एक्सर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो तो एक चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड,
अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड, उसी तरह एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आई तो आप लिखेंगे एरिया अराउंड द चार्ज, इट इज द एरिया अराउंड द चार्ज इन विच अनदर चार्ज, दूसरा चार्ज आप लेके आए हैं उसके अंदर, इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। यहां अट्रैक्शन भी हो सकता, यहां रिपल्शन भी हो सकता। अगर ये नेगेटिव कर दूं तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट कर देगा, पॉजिटिव है तो रिपेल कर देगा। इसके बाहर अगर है तो फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा, इसके अंदर लाना पड़ेगा। इसका जो एरिया है जहां तक उसका फोर्स इफेक्टिव है, जैसे मेरे फोर्स कहां तक इफेक्टिव है, मेरे क्लास तक, यानी मेरी क्लास में जो बच्चा है अगर वो मस्ती करेगा तो मैं उसको डांट सकता कि मस्ती मत कर, मेरा एरिया है वो, ठीक है। बाहर रोड पे कोई मस्ती कर रहा, मैं उसको नहीं डांट सकता, वो मेरे एरिया के बाहर है, मैं उस पर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता। पर अगर वो मेरे एरिया में है, यानी वो बच्चा मेरी क्लास में है और बाहर आ गया अंदर क्लास में, तो फिर मैं उसको डांट सकता। तो मेरे एरिया में जो है मैं उस पर फोर्स एक्सर्ट कर सकता। सेम चार्ज का फोर्स यहां तक इफेक्टिव है, अगर आप दूसरा चार्ज उसके अंदर लेके आएंगे तो ही वो उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ फिर से सुनना एक बार, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? Electric field is defined as area around the charge. It is the area around the charge in which another charge experiences the force of attraction or repulsion. ठीक है, फिर से सुनो, डेफिनेशन नोट डाउन करो। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये चार्ज है, उसकी ये फील्ड है, जहां तक उसका फोर्स इफेक्टिव है, जहां तक वो फोर्स अप्लाई करेंगे। एरिया अराउंड द चार्ज in which another charge experiences the force of attraction or repulsion is called electric field. Area around the charge in which another charge experiences the force of attraction or repulsion is called electric field. तो इसके अंदर लाएंगे तो फोर्स एक्सर्ट होगा। अब ध्यान दो, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। अब यूनिट पॉजिटिव टेंशन मिला के पर याद रखना। अब थोड़ा हेडिंग चेंज कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी समझा है, वैसे ही समझना। देखो आगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का समझना, and it is denoted by suppose E। ठीक है, नाउ ध्यान दो, ये है चार्ज Q, ये है समझो एक डिस्टेंस सपोज R1 और यहाँ पॉइंट है P। दूसरा एक डिस्टेंस लेंगे यहाँ से यहाँ तक R2 एंड सपोज दिस इज पॉइंट Q। सिंपल लॉजिक, आप चार्ज से डेफिनेटली दूर है, जैसे आप अर्थ से दूर थे वैसे ही अभी यहाँ चार्ज से दूर है, तो फोर्स कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा, बराबर। और आप सामने लाएंगे तो आप चार्ज से क्लोज है, तो डेफिनेटली फोर्स ज्यादा होगा। तो अगर ये जो फोर्स है अपन यूनिट चार्ज के लिए ले, यानी यहां रखे Q0 और यहां रखे Q0, तो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास, वैसे ही यहां है फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q0 इज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सिंबल याद रखो, Q0 मतलब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, यहां लाके रखो Q0 और फिर यहां लाके रखो, ये यहां पे डेफिनेटली फोर्स कम एक्ट करेगा, यहां डेफिनेटली फोर्स ज्यादा एक्ट करेगा। जैसे ग्रेविटेशन, अर्थ पे थे ज्यादा फोर्स था, अर्थ से दूर गए कम हो गया फोर्स, अर्थ के क्लोज है ज्यादा, अर्थ से दूर कम। वैसे ये चार्ज से क्लोज है ज्यादा फोर्स, चार्ज से दूर है कम फोर्स। तो देखो जैसे G का फॉर्मूला क्या था, F/m यूनिट मास, तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप लोग, F/Q0। F वैसे मास की जगह चार्ज यूनिट। तो ये जो वैल्यू मिलेगी वो अपने को इंटेंसिटी बताएंगी, उस फील्ड की स्ट्रेंथ बताएंगी कि यहां स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहां स्ट्रेंथ कम है। जितना आप दूर जाएंगे स्ट्रेंथ कम होती जाएंगी और एक डिस्टेंस ऐसा आएगा जहां स्ट्रेंथ जीरो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। समझ में आ रहा? जितना आप पास में आएंगे स्ट्रेंथ ज्यादा है, जितना आप दूर जाएंगे स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो ये कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिट चार्ज पे इतना फोर्स एक्ट होगा। अगर Q चार्ज पे पूछा तो इनटू Q,
कर देंगे, जैसे m मास के लिए पूछा तो G इंटू m कर देंगे, बस वैसे। देखो तो ये फॉर्मूला अपन ने इस पर से ही लिया है, सिर्फ मास की जगह चार्ज ले लिया बस। तो अपन फिलहाल एक ही पॉइंट के लिए लिखते हैं कि वहां इंटेंसिटी कितनी है निकालो, फिर दूसरी जगह इंटेंसिटी निकाल के कंपेयर करेंगे। मान लो ये है डिस्टेंस r, एट अ डिस्टेंस r, ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन वेक्टर क्वांटिटी है, वैसे e भी वेक्टर है। जो डायरेक्शन फोर्स की रहेगी वही डायरेक्शन e की रहेगी। फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये पॉजिटिव, ये कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, तो यहां यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाके रखा है, तो ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो डेफिनेटली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां इसकी स्ट्रेंथ इस फॉर्मूले से निकाल लो, आगे डिस्टेंस में निकाल सकते हैं तो डेफिनेटली इंटेंसिटी कम, और इधर लाएंगे तो डेफिनेटली इंटेंसिटी ज्यादा। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डेफिनेशन सुनना, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यानी जी के जैसे ही बोल रहे हैं, ध्यान। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जैसे जी में क्या बोला था, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास, वैसे यहां यूनिट चार्ज पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, थोड़ा लंबा हो गया, ध्यान। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point is defined as force experienced by unit positive test charge। यहां रखेंगे तो E की वैल्यू कम हो जाएगी, यहां रखेंगे उस चार्ज को डेफिनेटली E की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो यहां से भी यही पता चलेगा कि चार्ज के जितना क्लोज है स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, चार्ज से जितना दूर जाएंगे स्ट्रेंथ उतनी ही कम। तो फिजिक्स भी वैसा ही है, जितना उसको अपने पास रखेंगे स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा मिलेगी पेपर में, दूर रखेंगे स्ट्रेंथ कम, ध्यान रखो ये। अब फिर से एक बार डेफिनेशन सुनना और याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी वेक्टर रूल लगेंगे और E एंड F दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी। जो E की डायरेक्शन है या F की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन E की रहेगी, जैसे यहां समझा है। तो याद रखो E इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डेफिनेशन ध्यान से सुनना एक बार फिर से, electric field intensity is defined as force experienced by unit positive test charge। यानी यहां पे आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो, उस पे जितना फोर्स एक्ट होगा वो उसकी स्ट्रेंथ है। वहां पे अगर 10 कूलम चार्ज है तो E इंटू 10 कर देंगे, 20 कूलम चार्ज है तो 20 कर देंगे इंटू, तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, पर अभी फिलहाल यूनिट समझना। फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, और एक और यूनिट है वोल्ट पर मीटर। ये कहां से आया ये बाद में देखेंगे, पर फिलहाल याद रखो। और ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये उसके यूनिट हो गए। अब बना लेते हैं डायमेंशन। डायमेंशन में इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। पहले फोर्स के डायमेंशन क्या आएंगे, m1 l1 t-2 एंड I रेज़ टू 0, I लिख लिए क्योंकि नीचे आएगा, और अपॉन में चार्ज के डायमेंशंस m0 l0 t1 I1, चार्ज के डायमेंशन, ये फोर्स के डायमेंशन, ये चार्ज के डायमेंशन। ये I ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, सिंपलीफाई आप लोगों को करना है। डेरिवेशन अगर आया तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ E, तो पूरे मेथड से निकालना। देखो डायमेंशंस ऑफ E इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ F अपॉन डायमेंशंस ऑफ Q, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप, तो डायमेंशन ऑफ E इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ F अपॉन डायमेंशन ऑफ Q0, फिर ये लिखिए, ठीक है। सिंपलीफाई करो, ये m⁻⁴ वैसे ही रहेगा क्योंकि नीचे 0 है, ये l⁻⁴ भी वैसे ही रहेगा, ये ऊपर जाके -3, ये ऊपर जाके I⁻⁻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 ⁻
देख लो एक बार, ठीक है। जनरलाइज फॉर्मूला बना है खाली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन समझ लो पहले, एरिया अराउंड द चार्ज in which another charge experiences the force of attraction or repulsion is called electric field. उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यहां रखा है चार्ज और यहां रखा है कौन सा चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज,
उस पे जितना फोर्स एक्ट होगा वही उस फील्ड की उस पॉइंट पे इंटेंसिटी है। दूर जाएंगे इंटेंसिटी कम, पास में आएंगे इंटेंसिटी ज्यादा, स्ट्रेंथ ज्यादा, फोर्स ज्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। Electric field intensity is defined as force experienced by unit positive test charge. ये याद रखो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। डायमेंशंस निकालने के लिए आए तो याद रखना कैसे निकाले, पर शायद है पर आ भी सकते हैं। 11th में अपन लोग डायमेंशन चैप्टर है अपने, तो डायमेंशन देख लो कैसे निकाले। डायमेंशन ऑफ व्हील, डायमेंशंस ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ चार्ज, उसके बाद ये स्टेप फोर्स के डायमेंशन, चार्ज के डायमेंशन और उसको सिंपलीफाई किया। ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं लिखता देखो, ये तो जनरलाइज है फॉर्मूला, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। यूनिट याद रखो, डायरेक्शन याद रखो, वेक्टर क्वांटिटी कहाँ डायरेक्शन लेना है, और ये डायमेंशंस। यूनिट न्यूटन पर कूलम, तो यहां से बताया। वोल्ट पर मीटर कहां से आया वो देखेंगे, नोट डाउन करो इतना। नोट करो, चलो फटाफट। तो देखो फिर से याद रखो, ये अच्छे से नोट डाउन कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। दूर रखेंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस कम हो जाएगा, पास में रखेंगे फोर्स एक्सपीरियंस ज्यादा रहेगा। जितना पास में रहेंगे उतनी फील्ड स्ट्रॉन्ग, इंटेंसिटी ज्यादा। या फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऐसा भी बोल सकते, पर यानी अपॉन में, यूनिट यानी वन, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऐसा भी लिख सकते। तो किसी Q चार्ज के लिए बोला तो ये है यूनिट चार्ज के लिए, इनटू Q कर देंगे तो Q चार्ज के लिए फोर्स मिल जाए। तो ये फोर्स Q इनटू इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये भी याद रखो। इसके आगे का देखिए, अभी ये मिटाने वाले हैं, ये नोट डाउन कर लो पहले, अच्छे से याद रखो। ये जनरलाइज्ड फार्मूला है। डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये डायग्राम वापस से काम आएंगे, ये फॉर्मूला वापस से लेंगे। आगे क्या चेंज करने वाले हम देखते हैं, पर ये याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो यूनिट याद रखो, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर कहां से आया वो बाद में देखेंगे, है आगे आएगा 12th में, तब देखेंगे ये कहां से आया। पर दोनों भी यूनिट याद रखना। ये तो बता ही दिया, फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम। डायमेंशंस ऑफ E इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F अपॉन डायमेंशंस ऑफ Q, सिंपलीफाई किया। नोट डाउन करो, आगे चलो। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जनरलाइज्ड फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालने वाले हैं इसके लिए, इसको बोलेंगे पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज है। तो फिर से बता रहा, कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई होगा, एक्सटेंडेड बॉडीज या चार्ज बॉडीज को अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ अप्लाई करना है तो उनके बीच में का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो अपन इसमें फोर्स का इक्वेशन कूलम्स लॉ से डाल देंगे, क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। वैक्यूम ही कंसीडर कर रहे हैं तो के नहीं लिया। चार्ज का प्रोडक्ट Q0। देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा, डिराइव द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज है Q, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनाना है। ये जनरल इक्वेशन है, अब फॉर्मूला बना रहे हैं। तो फोर्स का इक्वेशन ये डालेंगे अपॉन में r², प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस और डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन में। तो F की वैल्यू इसमें डालो, E कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन में Q0, इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं Q0 कैंसिल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। ये देखो ये Q0 और ये Q0 कैंसिल, ये बचे। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये जनरलाइज फॉर्मूला, ये पॉइंट चार्ज के लिए बनते हैं। अब डिस्टेंस के साथ देखो कौन सा वेरिएशन, जैसे ग्रेविटेशन भी था, जितना आप दूर जाएंगे इनवर्स वेरिएशन, डिस्टेंस ज्यादा इंटेंसिटी कम, डिस्टेंस कम इंटेंसिटी ज्यादा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर पॉइंट चार्ज। तो यही बेसिक फॉर्मूला लिया है, कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि पॉइंट चार्ज है। बॉडी पे अगर चार्ज रहा तो कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं होंगे, करना है तो डिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी लार्ज। तो फोर्स का इक्वेशन डाला कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस Q0 डिस्टेंस का स्क्वायर, Q0 कैंसिल अपॉन में इसमें डालने के बाद ये फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन अगर आया डिराइव द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर पॉइंट चार्ज, ये डिराइव जनरलाइज डेफिनेशन से शुरुआत करें और ये डायग्राम है, देखो नोट डाउन करो। इसका क्वेश्चन कैसा आएंगे याद रखना, डिराइव द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जनरलाइज और अब निकालना है पॉइंट चार्ज के लिए। ये इक्वेशन लिखना, ये डायग्राम, फिर फोर्स का लिखना अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, पॉइंट चार्ज है तो कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं और फिर सिंपल है, ध्यान रखना। लास्ट टॉपिक बता देते, फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और ये फिर से एक बार छोटा सा पॉइंट है, फिर से बता दूं, देखो इधर ध्यान दो। अपने कूलम्ब्स लॉ में भी देखा था फोर्स का, कि फोर्स में भी अपन ने लिखा था F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और E में भी आया F इज इनवर्सली E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। फोर्स भी वैसे ही है, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोला था इसको। तो ग्राफ अगर निकालेंगे तो इनवर्स स्क्वायर लॉ का ग्राफ हमेशा याद रखना ऐसे ही आएगा, डिस्टेंस और ये ऐसे, पहले ज्यादा है, फिर आप जितना दूर जाएंगे फोर्स या इंटेंसिटी कम, एकदम से कम नहीं होगी, जीरो नहीं होगी, बहुत दूर जाके, क्योंकि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत दूर जाके जीरो पे टच होंगे। पहले ज्यादा है, फिर जितना आप दूर जाएंगे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, इंटेंसिटी या फोर्स कम होते जाएंगे। तो ये ग्राफ F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर के भी लिए है और E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर के लिए भी सेम है। तो इधर E ले सकते हैं या फिर आप लोग F ले सकते हैं। तो इनवर्स वेरिएशन का ग्राफ एक्सपोनेंशियल ऐसे ही है, टच नहीं करना इसको, डिस्टेंस बढ़ते जा रहा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब जाएंगे यानी बहुत दूर जहां फील्ड जीरो हो जाएंगे तब वो ग्राफ उसको टच करना, अभी नहीं। तो ये ऐसा कर्व बनाना, ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, यस ठीक है। तो ये याद रखो, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, F भी यही था, F का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, पर इसका फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पॉइंट चार्ज Q अपॉन R स्क्वायर इन R स्क्वायर, ठीक है, हो गया।